हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ आज एक और नई क्लास लेकर। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज दो बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं, दो बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। एक दिन तो यह है कि दीपावली भी आज ही के दिन है और आज ही के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम मना रहे हैं 31 अक्टूबर को। यानी कि दो बड़े महत्वपूर्ण दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े अच्छे से मनाया होगा आपने ये दीपावली का त्योहार और इस दीपावली के त्योहार पर यह वादा करो खुद से कि अगली दीपावली तक मैं भी अपने घर में एक नौकरी का दीपक जला पाऊं, एक सरकारी नौकरी का दीपक जला पाऊं, क्योंकि वो दीपक आपके पूरे जीवन को प्रकाशित रखेगा, आपके पूरे परिवार के जीवन को प्रकाशित रखेगा, जो भी मतलब आपकी सराउंडिंग है उन सबके जीवन को प्रकाशित रखेगा वो दीपक आपके पूरे जीवन को। और साथ के साथ में और कौन से दीप आपने जलाने हैं जनाब? अज्ञानता को हटाकर ज्ञान का दीपक जलाना है। अरे अंधेरे को भगाकर रोशनी का दीपक जलाना है, गरीबी को भगाकर समृद्धता का दीपक जलाना है। तो ये दीपक आपने इस दिवाली पर जलाने हैं। यानी कि जैसे दीपावली के ये छोटे छोटे दीपों ने मिलकर इस अमावस्या की अंधेरी रात को एक जगमगाती प्रकाशित रात में बदल दिया है, ऐसे ही आप अपने जीवन के अंदर प्रकाश फैलाएं, रोशनी अपने जीवन के अंदर फैलाएं, अपनी सराउंडिंग के अंदर रोशनी लेकर आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बातें करते हैं, आज ही के दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। यानी कि नेशनल यूनिटी डे। एक बेशकीमती हीरा, एक महान व्यक्तित्व, एक महान चेहरा जिनके व्यक्तित्व को ऐसे कह सकते हो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा इनका योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है। इन्हीं की बदौलत आप समझ गए होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूं। मैं बातें कर रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम बातें कर रहे हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो कहे जाते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो कहे जाते हैं, उनके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ उनका योगदान रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये यकीन मानना आप, इन्हीं की बदौलत है ना आज आप पूरे भारत में कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको। यानी कि इन्हीं की बदौलत है आप इस पूरे भारत वर्ष में कहीं पे भी विजिट कर रहे हो। ये है मान लो अपना प्यारा भारत है, इन्हीं की बदौलत आज आप अपने इस पूरे भारत देश में कहीं पे भी घूम रहे हो, कहीं पे भी विजिट कर रहे हो। वरना हालात कुछ ऐसे हो गए थे हमारे इस भारत के कि आज के दिन अगर ये व्यक्ति ना होते ना भाई साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते, तो आपको तेलंगाना जाने के लिए, आपको कर्नाटका जाने के लिए, तमिलनाडु जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बातें बोल रहा हूं। हमारे भारत के ही बहुत सारे टुकड़े हो जाते और ये अलग देश यहां पर बन जाते अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते। यानी कि जो अखंडता की बातें हम कर रहे हैं वो अगर ये ना होते तो नहीं कर पाते, शायद कुछ ऐसा इनका योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, अरे ऐसे ही थोड़ी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं। यानी कि अंग्रेजों के सामने ना कभी झुक के नहीं रहे। ब्रिटिश सरकार जो भी कानून लेके आती थी ना उनका विरोध करते थे, क्योंकि वो हमारी जनता के हित में नहीं होते थे वो कानून। तो हमेशा उनका विरोध करते थे और उनकी बात नहीं मानते थे, हमेशा जनता के हित की बातें किया करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बारे में बातें करते हैं, क्या कुछ कहानियां, मेन मेन बातें इनके बारे में लिखेंगे, मेन मेन बातें जो आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, वो बातें आज मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ कहानी रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे जिनके नाम की ये कह लो जिनके नाम की से आज मूर्ति बनाई गई है भारत के अंदर गुजरात जिले में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आज के दिन इस भारत की शान है। शान कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू हमारे भारत के गुजरात जिले के अंदर है, आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा। ठीक है, तो इनके बारे में बातें करते हैं। तो इनके जन्म की मैं बातें करूं तो इनका जन्म हुआ है दोस्तों 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ है। कहां पर? बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक क्षेत्र था जिसका नाम था नाडियाड गांव। नाडियाड गांव, नाडियाड गांव में इनका जन्म हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये गुजरात जिले, गुजरात राज्य का भाग है।
वर्तमान में ये गुजरात राज्य का हिस्सा है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म यहां पर हुआ है। अब बातें आई इनका योगदान क्या कुछ रहा है। देखो, अगर मैं बातें बताऊं आपको, गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, हमेशा इस देश की है ना एकता की बातें करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमेशा और हमेशा जो गरीब जनता है, जो धरातल पे रह के काम करते थे, बिल्कुल ऐसे कह सकते हो आप। यानी कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजादी के दौरान बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके वर्क किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वर्क किया है। क्या कुछ कहानी है, थोड़ी सी बातें अगर मैं आपको बताता चलूं। 1928 में ना 1928 में गुजरात का एक तालुका पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है, जिसका नाम था बारदोली। बारदोली सत्याग्रह चलाया था। ये किसानी आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह एक किसानी आंदोलन था। इसमें क्या किया, इसमें अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। वहां पर ना बाढ़ पहले ही आ रखी थी, सूखा पहले ही पड़ चुका था, तो वे किसान पहले ही इससे पीड़ित थे, बाढ़ से और सूखे से। और वहां पर आकर 30% का कर उन्होंने हमारे किसानों के ऊपर लगाया। तो वहां पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और उन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और बिल्कुल मना कर दिया इन्होंने किसानों की कि कोई ऋण नहीं देना आपको, अंग्रेजों को एक पैसा तक नहीं देंगे हम। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जाओ तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम 6% से ज्यादा ऋण नहीं देंगे। यानी कि 30% वाले कर को घटा के 6% पर लेकर आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बारदोली सत्याग्रह के अंदर। और इसी दौरान इनको उपाधि दे दी गई थी, किसकी, सरदार की उपाधि इनको दे दी गई थी। इसी आंदोलन के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और फिर इनकी मांग के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 6% कर पे ही उनको खुश होना पड़ा। तो 6% तक लेकर आए थे किसानों के ये ऋण को। सरदार की उपाधि दी गई थी, किसके कहने पर, गांधी जी के कहने पर, महिलाओं के द्वारा ये उपाधि इनको दी गई थी। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद फिर 1931 का हुआ था आपका कराची अधिवेशन। 1931 का हुआ था कराची अधिवेशन, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं इनसे अभी तो, जो आपके एग्जाम में छपती ही छपती हैं। क्या बातें याद रखोगे, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। या इसी अधिवेशन के दौरान, एक बात यहीं से लिख लो, इसी 1931 में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था, इसकी जब इन्होंने अध्यक्षता की, तो तभी गांधी जी के द्वारा इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी, आयरन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इनको दी गई थी। और साथ में इनको कहा जाता था बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता था। भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता था। बिस्मार्क की क्या कहानी है, देखो, जर्मन साम्राज्य का एकीकरण किया था 1871 में ओटोमन बिस्मार्क ने। ओटोमन बिस्मार्क ने, तो उससे इनकी तुलना कर दी गई है। जैसे उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो वो जर्मनी के बिस्मार्क थे, ओटोमन बिस्मार्क 1871 में उन्होंने एकीकरण किया था। ऐसे ही इन्होंने भारत का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इन्होंने भारत का जब एकीकरण किया, तो इसीलिए इनको कहा गया है भारत का बिस्मार्क। क्या कुछ कहानी है भारत के एकीकरण की, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया जो इन्होंने किया है, उसके बारे में बातें थोड़ी सी मैं बताऊं आपको। देखो, हमारे भारत के अंदर 550 प्लस रियासतें थी, यानी कि लगभग 562 565 भी मिलेंगी आपको कहीं कहीं। ये देसी रियासतें थी, हमारे यहाँ पर देसी रजवाड़े थे, जहां पर स्थानीय राजा शासन किया करते थे। और इन देसी रियासतों को आजादी के दौरान 3 प्रकार के अधिकार दिए गए कि या तो आप भारत में रहो, या आप पाकिस्तान चले जाओ, और या आप स्वतंत्र रहो। ये 3 प्रकार के अधिकार इनको दिए गए। तो कहानी क्या हुई, ये जो दक्षिण भारत की रियासतें थी, बहुत सारी रियासतों ने तो भारत के साथ जाना ही उचित समझा। क्यों, क्योंकि इनकी तो मजबूरी हो गई कि इनके दूर दूर दराज तक यहां पर कोई देश ही नहीं था, किसी के साथ ये संबंध स्थापित ही नहीं कर पाते थे। और साथ के साथ ये खुद में बहुत छोटे थे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब जेब में लाखों होते हैं ना, तो आपको लाखों देने वाले लाखों आ जाते हैं। यानी कि जब आपकी जेब में लाखों है ना, तो ही लाखों देने वाले लाखों आएंगे आपके पास।
अगर आपके जेब में लाखों नहीं है तो कोई नहीं आएगा। लाखों का मतलब पैसे की बातें हो रही हैं, लाखों में जो पैसे हैं, यानी कि इनका खुद में भी इतना वजूद नहीं था कि कोई देश इनके साथ संधि स्थापित कर ले। कुछ एक तो भारत के साथ चल गए, अब कुछ एक रह गए, कुछ एक रह गए। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो उनका विलय करने में बहुत अहम योगदान निभाया कि उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अरे अगर मैं आपको बातें बताऊं, देखो 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, गांधी जी को गोली मार दी गई थी, तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निश्चय किया और दृढ़ संकल्प लिया। देखो उस दौरान का अगर मैं माहौल बताऊं ना मैं आपको, तो जब नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को शूट आउट कर दिया गया था ना, तो उसी दौरान सारे लीडर शांति से बैठ गए थे इस देश के अंदर। सभी को डर तो हो जाता है ना भाई कि कहीं कोई हमें और ना शूट आउट कर दे, हमें और ना शूट आउट कर दे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने उसी दौरान ये संकल्प लिया कि कैसे तैसे करके मेरे को इस भारत का एकीकरण करना है, इंटीग्रेशन करना है इस भारत का, यानी कि इस भारत को एक बनाना है। जितने भी ये देशी रियासतें हैं, ये रजवाड़े हैं, इनका विलय करना है भारत के अंदर। मैं आपको रियलिटी बताऊं दोस्तों, जो ये देशी रियासतें थी, जो ये रजवाड़े थे, जैसे जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, मणिपुर था, बहुत सारी रियासतें थी। इनके जो राजा थे ना, ये एक प्रकार से ये कह सकते हो सत्ता के लालच में थे। ये स्वतंत्र रखना चाहते थे अपने आप को। ये कहते थे ना तो हम भारत के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान जाना पसंद कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तो जा रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन बहुत ज्यादातर जो रियासतें थी उनकी तो राय यही थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के लालच में थे, इसलिए कि उनका सपना था कि भविष्य में जाके, जैसे हैदराबाद रियासत की मैं बात करूं, हैदराबाद का निजाम था, उसका सपना क्या था कि भविष्य में जाके हैदराबाद है ना एक देश बनेगा और उसका मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसे ही जूनागढ़ में था, ऐसे ही जम्मू कश्मीर में था। तो ये सारे अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात बोली उस दौरान, क्या बात बोली कि ये जो देसी रियासतें हैं, जो देसी रजवाड़े हैं, ये ऐसे लगा लो जैसे जिंदा व्यक्ति के पेट में अल्सर के फोड़े होते हैं ना, ऐसे लगा लो। उन्होंने कहा ये भारत के हृदय में अल्सर के फोड़े हैं। अल्सर की बीमारी हो जाती है पेट में, जो आपके अंदर पेट के अंदर जलन महसूस करती है, अंदर ही अंदर इंसान को जो खोखला करती जाती है। तो इन्होंने कहा अगर ये जिंदा बच गई तो ये इस भारत को अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाएंगी। तो कैसे तैसे करके भारत का विलय, यानी कि इनका भारत में विलय करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने सोचा और उस पर काम भी किया। तो बहुत सारी रियासतों को इन्होंने मिलाया, उनको भारत में साथ चलने के लिए प्रेरित किया, उनको फायदे बताए कि अगर आप भारत के साथ चलोगे तो उसमें आपका ये फायदा है, उसमें आपका ये फायदा है, अगर आप स्वतंत्र रहोगे वहां पर जाने में आपका उसका ये नुकसान है। ऐसे अलग अलग उन्होंने फायदे और नुकसान अलग जाएंगे तो बताए उन्होंने। तो बहुत सारी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर मान गई, लेकिन ये 3 रियासतें नहीं मानी। कौन सी? एक ये हैदराबाद रियासत थी यहां पर, और एक ये जूनागढ़ रियासत थी यहां पर, और एक थी आपकी जम्मू कश्मीर रियासत। ये 3 रियासतें बिल्कुल मना कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि हम भारत के साथ नहीं जा रहे। लेकिन इन्होंने तो संकल्प लिया था कि कैसे भी करके भारत का विलय करना है। तो ये जो हैदराबाद रियासत थी, सबसे पहले इस पे ऑपरेशन चलाया। भाई कोई व्यक्ति आराम से ना माने तो उस पे कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी ना। तो यहां पर इनको जबरन भारत का हिस्सा बनाया। हमारी सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो यहां पर चलाया 1948 में, सैन्य कार्यवाही की गई और इनको जबरन मजबूरन भारत का हिस्सा बनाया कि बनो भारत का हिस्सा, अदरवाइज लाठीचार्ज। कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर हो गई थी और इनको भारत का हिस्सा बना लिया गया। बातें आई जूनागढ़ पर। जूनागढ़ का जो निजाम था, जो राजा था, वो आपका पाकिस्तान भाग गया था और जनता के साथ फिर यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी विनम्रता पूर्वक बातें की और एक जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत का हिस्सा बना लिया गया। इतनी सी बातें आई हैं समझ। बातें आई, अब जम्मू कश्मीर पर बात अटक गई थी और जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह। तो हरि सिंह जी ने भी मना ही कर दिया था भारत के साथ जाने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए ये बोल रहे थे। लेकिन कहानी कुछ ऐसी हो गई थी उस दौरान, इस जम्मू कश्मीर पे है ना दोनों ही देशों की नजर टिकी थी। हमसे ज्यादा तो इसकी पाकिस्तान की टिकी हुई थी। और जम्मू कश्मीर तो हमारे सिर का ताज है भाई साहब, ये तो इस भारत का मुकुट है, इसको हम कैसे देंगे? नहीं दे सकते ना इसको, तो ये तो हमारे सिर का ताज है, आभूषण कह सकते हो आप इसको।
तो जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया अगले ही महीने किसने? पाकिस्तान ने, आजादी के तुरंत बाद। ठीक है, अक्टूबर में अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जैसे ही अटैक कर दिया तो राजा हरि सिंह के हाथ पैर फूल गए, और राजा हरि सिंह आए भागे भागे किसके पास? आयरन मैन ऑफ इंडिया के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आई और कहा कि जनाब मेरे को सिक्योरिटी के लिए कुछ आर्मी दे दो, मेरी जान को खतरा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बड़े मास्टरमाइंड आदमी थे, उन्होंने कहा कि सारी आर्मी आपकी है, सुरक्षा के लिए ले लो जितनी भी आर्मी आपको चाहिए है, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला ऐसे, किसको? राजा हरि सिंह को। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर आप स्वतंत्र नहीं रखोगे, जम्मू कश्मीर का आप भारत के अंदर है ना विलय करोगे, यानी कि भारत का अंग बनना पड़ेगा आपको। अब राजा हरि सिंह के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, उन्होंने सोचा कि भारत के साथ चलने में ही फायदा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन था ही नहीं उनके पास। खुद में मैंने बताई है ना बातें, खुद में इनका वजूद बहुत थोड़ा थोड़ा था, बहुत छोटा छोटा वजूद था इनका, ये कह सकते हो, यानी कि बहुत छोटे क्षेत्र थे ये। तो राजा हरि सिंह ने ये बात मान ली सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और दोनों के बीच में हुआ एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक विलय पत्र पर साइन हुए दोनों के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के और राजा हरि सिंह के, और विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर को भी भारत का अंग बना लिया गया। यानी कि जितनी भी रियासतें थी इस भारत के अंदर, उन सभी का विलय करवाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसीलिए इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, नेशनल यूनिटी डे के रूप में हम मनाते हैं। पूर्वोत्तर की थोड़ी सी कहानी बताऊं, पूर्वोत्तर में एक ही बड़ा राज्य था जिसका नाम था असम। असम से ही बने हैं आज के दिन जितने भी आपके राज्य बने ना, 7 सिस्टर, सारे असम से ही टूट के बने। असम तो हमारे हाथ से चला गया था, ये लगा लो आप। ठीक है, जो रेडक्लिफ नाम का अधिकारी आया था जिसने यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन खींची थी, वो यहाँ पे भी गया था असम वाले क्षेत्र का भी बंटवारा करने। और ये लगा लो असम के अंदर भी बहुत सारा मुस्लिम क्षेत्र था, तो असम का भी बंटवारा हो गया था। लेकिन पटेल के बहुत अच्छे मित्र थे लोकप्रिय बारदोलई गोपीनाथ, जो असम के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। लोकप्रिय बारदोलई गोपीनाथ बहुत अच्छे मित्र थे पटेल के, तो पटेल जी ने उनके साथ बहुत ज्यादा ये लगा लो बैठकें की, बहुत सारी उनके साथ बातचीत की, और कैसे तैसे करके इस पूर्वोत्तर भारत के जो ये राज्य हैं, असम राज्य था उस टाइम पर, तो इनको भी भारत का अंग बना लिया गया। तो यहाँ की कुछ ऐसी कहानी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये भूमिका रही है, और इनसे आप बातें अगर याद रख सकते हो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तो इनको है ना अंतरिम जब सरकार थी बनी थी, तो इनको बहुत सारी जो कमेटियां जो बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, तो उन समितियों की अध्यक्षता भी इन्होंने की, उनके अध्यक्ष रहे। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी, यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके भी ये क्या थे? मौलिक अधिकारों के लिए जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के ये अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक समिति के ये, माइनॉरिटीज कमेटी के ये अध्यक्ष थे, ये कह सकते हो आप अल्पसंख्यक समिति के। बहुत सारी बातें मैं लिख रहा हूं इनसे संबंधित, मैंने कोई पैटर्न में आज नहीं लिखा है, ऐसे ही लिख दिया है, आप बस याद रख लेना। और साथ में प्रांतीय समिति के भी ये क्या थे? अध्यक्ष थे। यानी कि इन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे अच्छी और खास बात तो ये है कि इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ एक बातें मैं बता दूं आपको, यहां पर लिख देता हूं। देखो कुछ ऐसी छवि इनकी बन गई थी, जनता है ना इनको पसंद कर रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर ये बैठे। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊं, हम आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन हम पूर्ण रूप से आजाद कब हुए? जब हमें अपना कानून प्राप्त हो गया। यानी कि जब तक हमारा कानून प्राप्त नहीं हुआ ना, यानी कि 47 से लेकर 50 तक तो हमारे ऊपर एक तरह से ये कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में अंग्रेजों का ही राज था। और अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे किनके? नेहरू जी के, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध करते थे। ये कहते थे कि ये कानून हमारी जनता के हित में नहीं है, तो ये नहीं बनाए गए प्रधानमंत्री। अब ये लगा लो इनकी योग्यता को देखते हुए ना संविधान में उस दौरान एक पद और बनाना पड़ा। पद वैसे है नहीं, वैसे पद क्रिएट करना पड़ा, संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन आज भी नहीं है आपका।
उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, लेकिन इनकी योग्यता को देखने के लिए, ये योग्यता को देखते हुए ये पद बनाना पड़ा और इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पहला उप प्रधानमंत्री इनको भारत का बनाया गया और साथ में इनको दी गई होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्री भी इनको बनाया गया। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर भी ये बनाए गए। साथ में सूचना एवं प्रसारण विभाग का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण विभाग या प्रसारण मंत्रालय का भी इनको कार्यभार संभाला गया, कार्यभार इनको दिया गया, कार्यभार इनको या प्रभार मंत्री इनको बनाया गया। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हो। और दोस्तों ये सारी बातें आपने याद रखनी है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई, कर को घटा के 30% से 6% तक ले आए। 1931 के कराची अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, इसी दौरान इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत का बिस्मार्क कहे जाते हैं और इन रियासतों का विलय किया और इन समितियों के अध्यक्ष रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में बातें में अगर आपको बताऊं, बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने किताबें लिखी हैं, एक तो यही बुक इन्होंने लिखी है गांधी, नेहरू और सुभाष, गांधी, नेहरू और सुभाष, ये किताब इन्होंने लिखी है, ठीक है। और एक लिखी इन्होंने आर्थिक और विदेश नीति, आर्थिक और विदेश नीति, इनकी किताब बहुत फेमस बुक है। और अगर आपसे पूछ ले सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत का विभाजन, ये भी इनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत का विभाजन, और भारत का विभाजन, ये भी इन्हीं की किताब है। एक अलग है ऐसी मिलती जुलती, इंडिया डिवाइडेड, वो राजेंद्र प्रसाद की है, लेकिन इनकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत का विभाजन। एक है इनकी बुक मुस्लिम और शरणार्थी, मुस्लिम और शरणार्थी, ये इनकी किताब है, ठीक है। और भारत माता करके भी एक इनकी बुक है। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेखन में भी बहुत अच्छी रुचि रखते थे। और उसके बाद अगर बातें मैं आपको बताऊं दोस्तों, 15 दिसंबर का वो बुरा दिन कह सकते हो जब हमने ये बेशकीमती हीरा खो दिया, हृदय की गति रुकने से इनका निधन हो गया। 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ दोस्तों। और ये लगा लो, कुछ व्यक्ति कह लो, कुछ वस्तुएं कह लो, उनकी वैल्यू जीते जी पता नहीं चल पाती, उनके जाने के बाद पता चलता है कि ये तो वाकई में डायमंड थे, ये तो हीरे थे, ये तो इस भारत के रत्न थे। और भारत के रत्न थे तो इसीलिए देखो कितने साल बाद 1950 में गए हैं और 1991 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न से इनको नवाजा गया। तो ये भी बातें आप याद रखोगे, 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और क्या बातें याद रखोगे आप इनसे, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन्हीं के नाम पे कहां पर, गुजरात के अंदर जिला पड़ता है आपका, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा जिसको बोला गया है, क्योंकि इस भारत के एकता जो इन्होंने बनाई है, यानी कि इस भारत का एकीकरण किया है, इसीलिए इनको इनकी जो स्टैच्यू है उसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर बनाई गई है? गुजरात के अंदर बनाई गई है दोस्तों, नर्मदा जिले में। और इससे रिलेटेड कुछ एक बातें मैं अगर आपको बताऊं, इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ 182 मीटर ऊंची ही क्यों बनाई गई है? 182 मीटर ऊंची ही क्यों बनाई गई है, ये बताओ आप मेरे को। क्यों बनाई गई है मैं बता देता हूं। 182 गुजरात के अंदर विधानसभा है तो उससे रिलेट किया गया है, यानी कि सारी इसमें आ गई हैं। यानी कि गुजरात राज्य के अंदर इनका जन्म हुआ था, जो आज के दिन गुजरात का भाग है, तो ये तो एकता का प्रतीक माने जाते। तो उस राज्य के अंदर जितनी भी विधानसभा है उन सब का एकीकरण दर्शाया गया है। 182 सीटें हैं आपके गुजरात के अंदर, तो वो दर्शाई गई हैं, इसीलिए इसकी हाइट 182 मीटर रखी गई है।
यानी कि आप अगर फुट में कहो तो लगभग लगभग 600 फुट के करीब इसकी ऊंचाई है। और अगर आधार को भी माप लो आप बेस समेत 790 फीट लगभग इसकी ऊंचाई है। ये लगा लो आप, जो न्यूयॉर्क के अंदर आपकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे लगभग लगभग 2 गुना ऊंची है ये आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इससे पहले जो आपकी सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो आपकी चाइना के अंदर थी, स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की थी। ये बताओ उसकी ऊंचाई कितनी थी, ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। और अब वर्तमान में सबसे ऊंची प्रतिमा, पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे भारत के अंदर है, जो हमारे भारत की शान है। और वो किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के तट पे पड़ती है, आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो। और वहीं पर सरदार सरोवर डैम है, वहीं पर सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। बहुत अच्छा, ये लगा लो वहां पर इकोलॉजिकल एरिया है, बहुत अच्छा, वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और कुछ ऐसी कहानी है इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो इसमें ना लिफ्ट लगाई गई है इस स्टैच्यू के अंदर ही। और लिफ्ट के माध्यम से आप पूरी इस स्टैच्यू को ऊपर तक जाके विजिट कर सकते हो, आसपास का नजरिया, आसपास का जो सिनेरियो है वो देख सकते हो। और लगभग लगभग उस लिफ्ट में 150 से 200 व्यक्ति एक बार में जा सकते हैं। ये कुछ ऐसी कहानी है, आप याद रखोगे, ठीक है। और ये जो प्रतिमा समर्पित की राष्ट्र को, वो 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने समर्पित की, 143वें इनके जन्म दिवस पर, 143वें इनके जन्म दिवस पर ये समर्पित की। और क्या बातें याद रखनी है, और ये जम्मू कश्मीर की कहानी याद रख लो। जम्मू कश्मीर का विलय इन्होंने जब किया था भारत के अंदर, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो राज्य से हटाकर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जम्मू एंड कश्मीर, और एक था आपका लद्दाख। तो 5 अगस्त 2019 को तो घोषणा की गई थी कि जम्मू कश्मीर का विभाजन किया जाएगा, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू किया गया, इसका विभाजन किया गया। देखो इस दिन घोषणा की गई थी, और 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को ही क्यों किया गया? यानी कि अगस्त में घोषणा कर दी है, लेकिन 31 अक्टूबर को विभाजन लागू किया गया, इंप्लीमेंट हो गया है कि कहां तक जम्मू कश्मीर रहा है और कहां तक लद्दाख रहा है। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाते हैं, किनकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल में की याद में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसके एकीकरण में या जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने में एक बड़ा अहम योगदान रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो आपको याद रखनी है, जो सीधी आपके एग्जाम में छपेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये आपकी रहने वाली है, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से पर्सन आएंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं। अगर मैं एक बार थोड़ी सी बातें रिवाइज कराऊं, 2 मिनट में पूरी क्लास आपको अगर मैं रिवाइज कराऊं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के आयरन मैन, लौह पुरुष कहे जाते हैं, भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। और गुजरात के अंदर 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गांव में इनका जन्म हुआ। उस दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में गुजरात राज्य का भाग है। और अगर मैं बातें बताऊं तो बहुत अच्छा इनके अंदर नेतृत्व का गुण था, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी थी। गांधी जी के विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1928 में जो किसान आंदोलन था, बारदोली सत्याग्रह, उसका इन्होंने नेतृत्व किया और इस ऋण को घटा के 30% से 6% ले आए। और इसी दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई महिलाओं के द्वारा गांधी जी के कहने पर। और 1931 से कराची अधिवेशन का इन्होंने ये लगा लो अध्यक्षता की है, और उसी दौरान इनको उपाधि दी गई लौह पुरुष की। और मौलिक अधिकारों के लिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बनाए गए, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, साथ में इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार इनको ही सौंपा गया था। और साथ में मैंने ये देशी रियासतों की, जम्मू कश्मीर की कहानी बताई है। और 1991 में इस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको नवाजा गया है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, और बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।
अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।